हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे हिंदी। दिस इज सिया वर्मा और मेरे साथ आप करने वाले हैं 16 ऑफ अक्टूबर का करंट सेशन। जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, टॉप 5 क्वेश्चन जो कि आज के सेशन के हैं, इसको मैं डिस्कस करने वाली हूँ। उसके अलावा भी और भी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने लचित बोरफुकन की प्रतिमा का अनावरण किया है? बात की जा रही है लचित बोरफुकन, किस राज्य ने इनकी प्रतिमा का अनावरण किया है? तो आंसर होगा असम। असम राज्य ने लचित बोरफुकन की प्रतिमा का अनावरण किया है। कौन है लचित बोरफुकन, इसकी बात कर लेते हैं। भारतीय इतिहास के सैनिक रह चुके हैं लचित बोरफुकन, जिनका संबंध रह चुका है असम राज्य से। हाल ही में असम के जो मुख्यमंत्री है हेमंत बिस्वा शर्मा, उन्होंने गुवाहाटी में नारंगी सैन्य स्टेशन में इनकी प्रतिमा का अनावरण किया है। इनका जो संबंध है वो सन 1671 से रिलेटेड है। सन 1671 में हुई थी क्या? सरायघाट की लड़ाई। ठीक है, किसके बीच में हुई थी सरायघाट की लड़ाई? तो उस टाइम पे मुगल और जो असम के राजा थे उस टाइम पे कौन थे? अहोम राजा। मुगल और अहोम के बीच में युद्ध हुआ था सन 1671 में, जिसको बोला जाता है सरायघाट की लड़ाई। उसी में अहोम साम्राज्य की जो सेनापति थे वो कौन थे? लचित बोरफुकन। असम आंदोलन में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है, इसलिए इनकी प्रतिमा का अनावरण किया जा रहा है असम राज्य में बाय मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा। और इनका नाम भी है, उपनाम लचित बोरफुकन का, आत्मनिर्भर सेना का प्रतीक। इस ये उपाधि दी गई है इन्हें, आत्मनिर्भर भारत सेना, आत्मनिर्भर सेना का प्रतीक, ये इनको दी गई उपाधि है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए आत्मनिर्भर सेना का प्रतीक, ये उपाधि किन्हें दी गई है? लचित बोरफुकन को, जिनका संबंध किस राज्य से? असम राज्य से है। और कौन से सदी में आए थे? ये 17वीं सदी में, यानी सन 1671 में। ठीक है, 17वीं सदी से इनका रिलेशन है। 1671 में सरायघाट की लड़ाई में, असम आंदोलन में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा। फाइन, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यहाँ पे स्टैचू की बात हो रही है, तो मैंने हाल ही फिलहाल की जितने भी हमने स्टैचू रिलेटेड क्वेश्चंस किए तो इनका रिवीजन करेंगे। भारत के बाहर बी आर अम्बेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा, स्टैचू ऑफ इनइक्वालिटी, इक्वालिटी का अनावरण किस देश में किया जाएगा? आप ध्यान रखिए, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी ये कहाँ पर किया जाएगा? यूएसए। ठीक है, क्योंकि हैदराबाद में जो बी आर अम्बेडकर की प्रतिमा है उसी की कॉपी है यूएसए में। नेक्स्ट है, किस राज्य ने आदि शंकराचार्य की प्रतिमा, स्टैच्यू ऑफ वननेस का अनावरण? ये मध्य प्रदेश ने किया है। ठीक है, स्टैच्यू ऑफ वननेस। गांधी वाटिका के साथ महात्मा गांधी की 12 फीट ऊंची प्रतिमा, ये न्यू दिल्ली में थी। और स्वर्गीय नाथूराम मिर्धा की प्रतिमा, ये राजस्थान में हुई है। और तेजा सिंह स्वतंत्र की प्रतिमा पंजाब राज्य में। क्राइस्ट द रिडीमर, ये ब्राजील में हुई थी। युद्धावीर दुर्गादास राठौर की प्रतिमा, ये राजस्थान में है। स्वामी रामानुजाचार्य की शांति की प्रतिमा, ये श्रीनगर में इसका अनावरण किया गया था। और द्रविड़ दिग्गज और तमिलनाडु के 5 बार मुख्यमंत्री रहे स्वर्गीय एम करुणानिधि की 16 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया? चेन्नई में। और हनुमान जी चार धाम परियोजना की दूसरी प्रतिमा का उद्घाटन किस राज्य की मोरबी में किया गया? गुजरात। ठीक है, तो मोरबी जी गुजरात का स्थान, और वहां पे किया गया हनुमान जी चार धाम परियोजना की दूसरी प्रतिमा का उद्घाटन। फाइन, तो ये हो चुकी है हाल ही फिलहाल में जितने भी हमने मूर्ति से रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे उसका रिवीजन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, श्रेष्ठ योजना जो खबरों में थी किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? भारत सरकार की एक योजना। ठीक है, आप टॉपिक पढ़ते हैं भारत सरकार की चलाई गई योजनाएं। उसी में से एक आप ऐड कर लीजिए, श्रेष्ठ योजना। भारत सरकार की योजना है श्रेष्ठ योजना, जो खबरों में है। और भारत सरकार में भी किस केंद्रीय मंत्रालय से रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड है सामाजिक न्याय एंड आधिकारिक मंत्रालय, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री से रिलेटेड है। और कौन है इसके लिए कैबिनेट मिनिस्टर? तो कैबिनेट मिनिस्टर इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो है वीरेंद्र कुमार। ठीक है, इनका नाम आप ध्यान रखिए, वीरेंद्र कुमार। अभी जो योजना है श्रेष्ठ योजना, जिसको स्टार्ट करा सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता मंत्रालय, तो इसका एम क्या है? तो इसका जो बेसिक उद्देश्य है वो है कि पर्टिकुलर एरियाज में, यानी कुछ संरक्षित एरियाज में आवासीय शिक्षा योजना स्टार्ट करानी है। किस लोगों के लिए? वहां के रहने वाले लोगों के लिए, स्पेशली नीचे जाति के लोग, यानी एससी कैटेगरी के लोगों की बात की जा रही है यहाँ पे। आवासीय, ठीक है, यहाँ पर आवासीय शिक्षा योजना, यानी घर से ही शिक्षा प्रदान की जा सके, ये योजना स्टार्ट करना है
योजना का महत्वपूर्ण उद्देश्य है, ठीक है, श्रेष्ठ योजना का। सो आवासीय शिक्षा योजना को बढ़ावा देना है। कहाँ पर? कुछ पर्टिकुलर एरियाज में, यानी इन शॉर्ट शिक्षा को प्रोत्साहित करना है और एससी की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार लाना, ये इसका क्या है, मेन मोटिव रहेगा। फाइन। अब देखिए यहाँ पे बात हो गई योजनाएं, तो हम भारत सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उसका हम रिवीजन करेंगे वन टाइम। तो देखिए भारत में चुनावी बॉन्ड योजना किस वर्ष शुरू की गई? तो चुनावी बॉन्ड योजना को 2018 में स्टार्ट किया था। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय बोर्ड ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर सामाजिक बॉन्ड सूचीबद्ध किया है और जुटाई गई धनराशि का उपयोग किस योजना को पुनरावृत्ति करने के लिए किया जाएगा? जल जीवन मिशन। यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर BSE पर पहले तो पैसे जुटाए और उसका यूज किसमें किया जाएगा? जल जीवन मिशन पे। RODTEP सहायता योजना। RODTEP का मतलब हो गया रिमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्स स्कीम ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट, यानी निर्यात उत्पाद योजना पर शुल्क पे करों की छूट। ये जो योजना है जो 30 सितंबर 23 को समाप्त होने वाली थी, इसको बढ़ा दिया गया है। किस डेट तक बढ़ा दिया गया है? तो 30 जून 24 तक इसको बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट है, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय किस गोवर्धन योजना से जुड़ा है? सो जल शक्ति मंत्रालय गोवर्धन योजना से जुड़ा है। फाइन। अब देखिए ये जो RODTP सहायता योजना है इंपॉर्टेंट है, इसका ना मैं नाम वह फिर से रिपीट कर देती हूँ। रीमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्स स्कीम ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट, यानी निर्यात उत्पाद योजना पर शुल्क व करों की छूट। इसको स्टार्ट किया गया था 2019 में। 2019 में इसको स्टार्ट किया गया था, भारत सरकार की योजना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, पार्कर सोलर प्रोब किस देश से संबंधित है? जैसे आदित्य L1 इंडियन सोलर प्रोब है, वैसे ही पार्कर सोलर प्रोब है जो किस देश से संबंधित है? सो ये नासा का है, अमेरिका का है। तो पार्कर सोलर प्रोब जो कि सन की स्टडी से रिलेटेड है, नासा का एक महत्वपूर्ण प्रोग्राम है जिसको नासा ने स्टार्ट किया था 2018 में, और जो टारगेट ईयर है वो 2024 में है, यानी कंप्लीट होने वाला है नासा का ये सोलर मिशन भी। सो ये जो 2018 में नासा ने स्टार्ट किया था, इसका जो बेसिक लक्ष्य है वो क्या करना है? सूर्य का अध्ययन करना है, ठीक है। 28 अप्रैल 28, ये डेट आप ध्यान रखना, 28 अप्रैल 2021 को ये सूर्य की बाहरी वायुमंडल कोरोना में घुसा था, ठीक है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी कवर होता है कि जो सूर्य का बाहरी वायुमंडल है उसका नाम क्या है? ये काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है कि सूर्य की जो एक्सटर्नल लेयर है, एटमॉस्फेरिक लेयर, उसका नाम क्या है? कोरोना। सो कोरोना में ये जो यान है पार्कर सोलर प्रोब, ये घुसा था 28 अप्रैल 2021 को, ठीक है। और ये ऐसा करने वाला पहला अंतरिक्ष यान है, यानी सन की स्टडी के लिए भारत के इतिहास में, सॉरी वर्ल्ड के इतिहास में पहला अंतरिक्ष यान कौन है? तो वर्ल्ड के इतिहास में पहला अंतरिक्ष यान जो कि सूर्य की स्टडी से रिलेटेड है वो कौन है? पार्कर सोलर प्रोब, जो कि नासा से रिलेटेड है, ठीक है। अभी ये हाल में न्यूज में क्यों रहा? ये न्यूज में इसलिए रहा क्योंकि इसने अभी बहुत ही ज्यादा स्पीड को कैच किया है सन के अराउंड जाते वक्त। और कितनी स्पीड कवर की इसने? 635,266 किलोमीटर पर आवर। अब देख पा रहे कितनी ज्यादा स्पीड है ये। तो इस स्पीड को अभी इसने प्राप्त किया है पार्कर सोलर प्रोब ने। इस स्पीड से ये जो सौर मंडल है उसकी सहायता से ये वहां पर घूम रहा है सौर मंडल में। 635,266 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को दर्ज किया गया है हाल ही में पार्कर सोलर प्रोब, इसलिए ये क्वेश्चन अभी न्यूज में रहा, ठीक है। अब पार्कर सोलर प्रोब है तो इनका नाम किस पे रखा गया? तो वैज्ञानिक के नाम पर है। ये वैज्ञानिक कौन है? उनका नाम है यूजीन पार्कर, ठीक है। शिकागो के वैज्ञानिक थे यूजीन पार्कर। तो इन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया है पार्कर सोलर प्रोब। और इनको जाना जाता है किसके लिए? सौर हवा। तो सौर हवा का जो कंसेप्ट दिया था शिकागो के वैज्ञानिक यूजीन पार्कर, इसके कारण इनको जाना जाता है। फाइन। तो आप ध्यान रखिए पार्कर सोलर प्रोब नासा का है, 2018 में इसको स्टार्ट किया गया था और टारगेट ईयर है 2024। इसी के साथ आदित्य L1 इंडिया का चल रहा है नासा की सूर्य की स्टडी के लिए। और ये किसकी स्टडी करेगा? क्रोमोस्फेयर की स्टडी करेगा और कोरोना की स्टडी करेगा और सन के वातावरण की स्टडी करेगा L1 पे जाके। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, समाचारों में देखा गया
बेगा आदिवासी समूह किस राज्य में पाया जाता है? सो बात की जा रही है यहाँ पर एक आदिवासी समूह की जिनका नाम है बेगा आदिवासी समूह यानी ट्राइबल ग्रुप। सो ट्राइबल ग्रुप की बात की जा रही है यानी बेगा किस राज्य में पाए जाते हैं? सो आंसर होगा मध्य प्रदेश राज्य में। ठीक है। अब न्यूज में ये इसलिए है क्योंकि हाल ही में सरकार ने 19 बेगा गांवों को यानी जहां पर ये लोग निवास करते हैं ऐसे गांवों को दिए हैं क्या आवास अधिकार। इस कारण ये न्यूज में रहा। और लगभग कितने लोग फायदे में रहे हैं? अप्रोक्स 6,500 लोगों को मिला है आवास अधिकार इन 19 बेगो गांवों का। ठीक है। तो मेजरली इलाका है जहां पर ये बेगा आदिवासी लोग पाए जाते हैं ये मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है और एक झारखंड। ये 3 राज्य है जहां पर आपको बेगा आदिवासी के लोग मिलेंगे। और मध्य प्रदेश में भी अगर मैं 2 पर्टिकुलर जगह की बात करूं तो डिंडोर और बालाघाट, यहाँ पर इनका निवास। आवास अधिकार मिलने के कारण बेगा आदिवासी अभी न्यूज में रहे। अब ट्राइबल ग्रुप से रिलेटेड जितने ही हाल फिलहाल में हमने क्वेश्चन देखे हैं हम उनका रिवीजन करेंगे। तो देखिए हमने अभी बात की थी कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश समक्का सरलम्मा यात्रा आदिवासी उत्सव की मेजबानी करता है? तेलंगाना तेलंगाना करता है। और गवर्नमेंट क्या बनाने जा रही है? यूनिवर्सिटी बनाने जा रही है आदिवासी यूनिवर्सिटी। इस कारण ये न्यूज में रहा था लगभग 900 करोड़ की लागत से। नेक्स्ट है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी? आंसर है तेलंगाना। और नाम क्या होगा उसका? समक्का सरलम्मा जनजातीय विश्वविद्यालय 900 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। नेक्स्ट है आदिवासी टोटो लोगों द्वारा बोली जाने वाली एक चीनी तिब्बती भाषा है जो किस लिपि में लिखी गई है? सो आदिवासी टोटो यानी ये जो टोटो, ठीक है, टोटो लोग हैं और उनके द्वारा जो भाषा है वो भी टोटो है। चीनी तिब्बती भाषा है। लिपि क्या है इसकी? बंगाली लिपि है। ठीक है। हाल ही के आंकड़ों के अनुसार राज्यों ने वन अधिकार अधिनियम के तहत आदिवासियों द्वारा प्रस्तुत कितने प्रतिशत भूमि दावों को खारिज कर दिया? 40% को खारिज कर दिया। और सबसे ज्यादा हाईएस्ट किसमें था? उत्तराखंड में था जिसमें सरकार ने उनके द्वारा प्रस्तुत डेटा को खारिज कर दिया। कौन सा डेटा? भूमि दावों का डेटा। नेक्स्ट है कंवर जनजातीय समूह किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश का विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह है? छत्तीसगढ़ का है ये कंवर जनजातीय। तो बेसिकली जो हमने बात करी टोटो, कंवर, सरमक्का सरलम्मा और अभी हमने बात करी बेगा। तो ये ट्राइबल ग्रुप्स हाल ही फिलहाल में न्यूज में रहे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी किस राज्य में है? भारत की पहली फर्स्ट आ चुका है इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बन चुका है, स्टैटिक बन चुका है। पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी ये है आसाम राज्य में ही है जिसके मुख्यमंत्री हेमंत सिंह बिस्वा है। और असम की हमने लोकसभा और राज्यसभा का डेटा याद किया था एक बार, आपको याद होगा। राज्यसभा और असम में स्पेलिंग में 5 वर्ड्स है लेकिन 7 का टेबल चल रहा था। 7 और 14 इसकी सीट है राज्यसभा लोकसभा में। ठीक है। अब क्वेश्चन पे मूव करते हैं। पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी ये आसाम में स्टार्ट की गई है। क्या किया जाएगा इस बायो रिफाइनरी में जो कि आसाम में है? बांस के बायोगैस से बायो एथेनॉल को उत्पादित किया जाएगा। ठीक है। बांस के बायोमास से ये बायोमास बना लिया पहले बांस के थ्रू और उससे क्या प्रोड्यूस करेंगे ये लोग? एथेनॉल। ठीक है। और न्यूज में इसलिए रहा क्योंकि मार्च 2024 तक इनका उत्पादन स्टार्ट हो जाएगा इस बायो रिफाइनरी का। ये न्यूज में रहा इसलिए ये क्वेश्चन आज हम पढ़ रहे हैं। और तेल कंपनी कौन है ये जो करने वाली है? तेल कंपनी का नाम है नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड। तो नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड ने हाल ही में बताया है कि मार्च 2024 तक वो बायो रिफाइनरी में एथेनॉल का उत्पादन करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। और इसी में वो हेल्प लेने वाले हैं किसकी? जो पश्चिम बंगाल की सॉरी भारत की थी ना बांग्ला मैत्री पाइपलाइन। ये इसका पार्ट रहेगा। एथेनॉल के उत्पादन के बाद ये लोग यूज करेंगे भारत बांग्ला मैत्री पाइपलाइन का भी। ठीक है। इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहाँ से मैं एक बार आपको ये टॉपिक बता देती हूँ। भारत बांग्ला मैत्री पाइपलाइन। ठीक है। 2018 में इसको स्टार्ट किया गया था। 2018 में इसकी जो टोटल लेंथ है वो 131.5 किलोमीटर है जिसमें से इंडिया में तो 6 किलोमीटर है और बांग्लादेश में 124 किलोमीटर है। ठीक है। और कहाँ से कहाँ तक जाती है ये?
बांग्लादेश और भारत की बिटवीन है, बांग्लादेश और भारत के बिटवीन है। भारत के पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी से लेकर ये जाती है बांग्लादेश के पर्वतीपुर तक। और ये पर्वतीपुर कौन से जिले में है? दिनाजपुर जिले में है। फाइन। अब इसी के साथ एक चीज आप और ध्यान रखना कि जो भारत है ना वो अपने आप में वर्ल्ड में थर्ड नंबर पे आता है, सबसे बड़ा उपभोक्ता और तेल आयातक, है ना। तो आयातक और उपभोक्ता दोनों में भारत की जो रैंकिंग है वर्ल्ड लेवल पे वो थर्ड रैंक है। ठीक है। इसी के साथ भारत का एक लक्ष्य आपको याद आ जाएगा कि 2025 का भारत का लक्ष्य है, क्या लक्ष्य है कि गैसोलीन और एथेनॉल इसको प्रोड्यूस करना है। गैसोलीन और एथेनॉल इसको दुगना करके 20% करने की योजना है 2025 तक भारत की। फाइन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, भारत में चुनावी बांड योजना किस वर्ष शुरू की गई? तो चुनावी बांड योजना की बात की जा रही है, इसको स्टार्ट किया गया था 2018 में, इसको स्टार्ट किया गया था। अब देखिए पहले इस कंसेप्ट को समझ लेते हैं। चुनावी बांड योजना होता क्या है? एक तरफ से ये वचन पत्र होता है, इस वचन पत्र की हेल्प से आप धन को जुटा सकते हो, यानी वचन पत्र आपको दिया जाता है, वचन पत्र, और ये एक तरफ से धन उपकरण हो गया है। कोई भी कंपनी या व्यक्ति इसको एसबीआई बैंक से ले सकता है वचन पत्र के रूप में, और फिर उसको वो यूज कर सकता है किसमें? चुनावी फंडिंग में, यानी चुनाव के टाइम पे जो भी पैसा यूज होता है तो वो इनडायरेक्टली ना लेकर बैंक से वचन पत्र के रूप में लिया जाता है। 2018 में इसको स्टार्ट किया गया था। और क्यों स्टार्ट किया गया था? ताकि चुनाव फंडिंग को पारदर्शिता बनाया जा सके। चुनाव फंडिंग की पारदर्शिता को बनाने के लिए इसको स्टार्ट किया गया था। अभी ये न्यूज में क्यों रहा? न्यूज में इसलिए रहा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में घोषणा की है कि जितनी भी याचिकाएं जो कि चुनावी बांड योजना के खिलाफ है उस पर वो सुनवाई करेगी। कब करेगी? 31 अक्टूबर को जितनी भी याचिकाएं चुनावी बॉन्ड योजना के अगेंस्ट में आई है उस पर विचार करेगा सुप्रीम कोर्ट 31 अक्टूबर, इसलिए ये न्यूज में रहा। फाइन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, किस देश ने बच्चों में कुपोषण की पहचान और प्रबंधन के लिए प्रोटोकॉल लॉन्च किया है? तो कुपोषण और प्रबंधन, तो ये करा है किस देश ने? भारत ने करा है। ठीक है। और भारत में भी किसने करा है? केंद्रीय मंत्रालय ने, प्लस आयुष मिनिस्ट्री ने, प्लस बाल विकास मंत्रालय, इन तीनों ने मिलकर प्रोटोकॉल दिया है कुपोषण की पहचान और प्रबंधन के लिए। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आयुष मंत्रालय की मैं आज बात करूंगी। आयुष मंत्रालय न्यूएस्ट मंत्रालय है, 9 नवंबर 2014 को ये आया था। क्या आपको आयुष की फुल फॉर्म पता है? तो देखिए आयुष में ए फॉर होता है आयुर्वेद, वाई फॉर होता है योगा, देन प्राकृतिक चिकित्सा, ये इसका फुल फॉर्म है, प्राकृतिक चिकित्सा, देन यूनानी, सिद्ध, और होम्योपैथी मंत्रालय, ये इसका फुल फॉर्म रहेगा। आयुष का फुल फॉर्म क्या है? आयुर्वेद, योगा, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्धा और होम्योपैथी मंत्रालय, जो कि 9 नवंबर 2014 को एग्जिस्टेंस में आया था। ठीक है। और इसने हाल ही में आयुष मंत्रालय ने बाल विकास मंत्रालय और केंद्रीय मंत्रालय के साथ मिलकर बच्चों में कुपोषण की पहचान और प्रबंधन के लिए प्रोटोकॉल को लॉन्च किया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, नमो शेतकारी महासम्मान निधि योजना किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? सो ये जो योजना है ये महाराष्ट्र सरकार की है। ठीक है। सो अगेन योजना इन न्यूज जिसका नाम है नमो शेतकारी महासम्मान निधि योजना, स्टेट की योजना है ये महाराष्ट्र। अब क्या किया जाएगा इसमें? इसमें किसानों को 1720 करोड़ की किस्तें दी जाएगी किसानों को। सो 1720 करोड़ रुपए की जो किस्तें हैं वो बांटी जाएगी किसानों में। और इसके तहत ही क्या करेगा राज्य कि केंद्र ने जो 6,000 रुपए दिए थे किसानों को पीएम किसान योजना के तहत, उसके अलावा एक्स्ट्रा में 6,000 रुपए प्रोवाइड कराएगा इस स्कीम के तहत। कौन? महाराष्ट्र की गवर्नमेंट। सो केंद्र सरकार की 6,000 रुपए के साथ 6,000 की अतिरिक्त राशि प्रदान की जाएगी इस स्कीम के थ्रू। फाइन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है,
एनएलसी इंडिया ने हाल ही में किस राज्य में 810 मेगावाट सौर फोटोवोल्टिक पावर परियोजना विकसित करने का अनुबंध हासिल किया है? सो कॉन्ट्रैक्ट मिला है किसको? एनएलसी इंडिया को। एनएलसी इंडिया एक नवरत्न कंपनी है। इसको हाल ही में कॉन्ट्रैक्ट मिला है 810 मेगावाट सौर फोटोवोल्टिक पावर परियोजना विकसित करने के लिए। और किस राज्य से मिला है? तो राजस्थान राज्य से मिला है। और किस जिले में? बीकानेर में करेगा ये। तो राजस्थान के बीकानेर में 810 मेगावाट सौर फोटोवोल्टिक पावर परियोजना को विकसित करने के लिए जो राजस्थान की गवर्नमेंट यानी RRVNL, उन्होंने 810 मेगावाट का कॉन्ट्रैक्ट निकाला था, जिसको हासिल कर लिया है किसने? एनएलसी इंडिया ने। ठीक है। और इसके थ्रू एनएलसी इंडिया क्या करेगा? 50 अरब यूनिट बिजली पैदा करेगा। 50 अरब यूनिट। 810 मेगावाट सौर फोटोवोल्टिक पावर परियोजना के तहत 50 अरब यूनिट बिजली को उत्पन्न किया जाएगा। और इस प्रकार राजस्थान में जो टोटल एनर्जी हो जाएगी वो हो जाएगी 1.36 गीगावाट। राजस्थान अकेला राज्य 1.36 गीगावाट बिजली पैदा करने वाला। और इसमें से भी टोटल 1.1 गीगावाट कैसी है? हरित है, रिन्यूएबल है, हरित है। ठीक है। और एक हम बात कर लेते हैं एनएलसी इंडिया की। देखिए एनएलसी इंडिया मैंने बता दी नवरत्न कंपनी, और एनएलसी इंडिया का खुद का एक टारगेट है कि 2030 तक इन्हें 6 गीगावाट बिजली उत्पादित करनी है। ये इनका टारगेट है। और उसी टारगेट के इनको मिल चुका है इनका प्रोजेक्ट 810 मेगावाट का प्रोजेक्ट, जो कि राजस्थान ने दिया है एनएलसी इंडिया को। फाइन। सो इसी के साथ ये सेशन होता है कंप्लीट। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज इसे एक लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स में भी आप इसको शेयर कर सकते हैं। और फिर मिलते हैं हम अगले सेशन के साथ।